सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बैंड से मुतल्लिक हुकूमती इतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया गया। आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए हैं कि क्या मामलात है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान जो हमें सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल रिपोर्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते हैं। इमरान वसीम साहब, नुमाइंदा खुसूसी। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जुल्करनैन हमारे साथ है। जुल्करनैन, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये आज क्या मामला हुआ इमरान साहब, बड़ा दिलचस्प। मैं तो जो रिमार्क्स पढ़ रहा हूँ तो मिस कर रहा है कि शायद हमें वहाँ होना चाहिए कमरा अदालत में, क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें, जिस किस्म की डिस्कशन आज सवालों जवाब पे हुई है और एतराज़ात पे हुई है, कोई थोड़ा आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए ताकि आसान वो समझ पाएँ कि ये क्या हुआ आज। मुदस्सिर, दिलचस्पी से हट के अगर वैसे भी अगर आप सीखना चाहते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग को, तो आपको मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में फिर होना चाहिए कमरे अदालत में तो हमारे साथ बैठ आप के। खुशकिस्मत हैं वहाँ पर, वरना जुल्करनैन को मालूम है कि कुछ कुछ केसेस में हम जाया करते थे जब हम इस्लामाबाद थे। अब क्या करें कि इधर और उधर जो चीज़ें हमारी मुख्तलिफ है। तो आज की प्रोसीडिंग में दो चीज़ें आप कह सकते हैं कि हुई हैं। आप उनको फैसला भी समझ सकते हैं कि दो, एक तो फैसला हो गया, एक पार्शली आप कह सकते हैं कि ये फैसला हो गया कि आज जो एतराज़ उठाया गया था जज साहबान पे, जस्टिस बंदयाल साहब जो कि 5 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन पर जो वफाकी हुकूमत का एतराज़ था और उसके बाद जो कमीशन ने अपना जवाब जमा करवाया था उसमें भी एतराज़ उठाया गया था तीनों जज साहबान पर कि ये मुकदमा ना सुने, लेकिन उसमें केस से अलग होने की बात नहीं की गई थी। लेकिन आज वो जो दरख्वास्त थी वफाकी हुकूमत की, उस पर समाअत मुकम्मल कर ली है। यानी जो ऑब्जेक्शन है वफाकी हुकूमत पे, उस पर दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस नुक्ते पे क्या आया कि जज साहबान रिक्यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, तमाम जजेस करेंगे, एक जज करेगा, कोई भी नहीं करेगा, इस नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी जो आज एक आप कह सकते हैं कि एक जजमेंट पार्शली आप कह सकते हैं कि आया है कि जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो इमरान साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा जी। इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि एक फैसला तो महफूज हो गया जो एतराज़ात का मामला था, फिर दीगर क्या चीज़ें हुई सर? जी, दूसरा वो आज जो रियाज हनीफ राही साहब चौथे जो एप्लीकेंट है इस केस में, उनकी जानिब से ये आज अदालत में कहा गया कि जो मेरी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी उस पर एतराज़ात लगे थे, तो मैंने वो एतराज़ात के हवाले से चैम्बर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है और वो अदालत से 5 रुकनी बेंच से दरख्वास्त कर रहे थे कि इसी ओपन कोर्ट में उस जो एतराज़ात के खिलाफ अपील है उसे समाअत के लिए फिक्स करके जो भी जुडिशल डिटर्मिनेशन आपने करनी है, आप अदालत में बैठ के ओपन कोर्ट में फैसला कर दें। तो बंदयाल साहब ने उनकी सरजनिश भी की और उनसे ये कहा कि आपको मालूम है कि एतराज़ क्या लगा था, पहले तो आप एतराज़ को उनको रिमूव करें, क्योंकि एतराज़ ऐसा टेक्निकल उस पर लगा है कि दरख्वास्त कंटेम्प्ट के इस नुक्ते पे आई थी कि जो 26 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को कमीशन ने नहीं माना और 27 मई को कमीशन ने समाअत की और उस समाअत के ऊपर 27 मई की समाअत के ऊपर ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो दरख्वास्त जो है ये कमीशन के 3 अरकान के खिलाफ दायर की गई। तो आज चीफ साहब ने कहा कि पहले तो किसी जज को आप फरीक नहीं बना सकते कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में, इसमें आपने जजेस को फरीक बना लिया है तो हम फौरी तौर पे तो समाअत नहीं कर सकते, आप पहले एतराज़ात को रिमूव करें। तो जहाँ तक एतराज़ को रिमूव करने की बात है तो कमीशन के ऑर्डर में लिखा गया है, कमीशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कार्रवाई से रोक दिया है तो लिहाजा हम फर्दर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि फौरी तौर पर तो कमीशन के खिलाफ हम किसी किस्म की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो नहीं करने जा रहे। सही। अच्छा जुल्करनैन, एक और मामला भी है। अब कल का दिन है, आज 6-7 जून को पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस का भी मामला है, तो कल का कोई इम्पोर्टेंट दिन या फिर एक नई तारीख और नया मामला जो सुस्त, हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे, स्लो हो रहा है ये प्रोसेस, क्या देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, कल तो मामला आएगा जो रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर आया है उसके तहत नए बेंच के क़याम के लिए, क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और वो जजमेंट जो नया लॉ है वो भी इन फील्ड है, चैलेंज जरूर हुआ लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद रोका नहीं गया, ना उसकी कोई हियरिंग हुई है। इसलिए उस लॉ की मौजूदगी में जब तक वो मौजूद है, नया बेंच बनेगा मीन्स के लार्जर बेंच समाअत कर सकता है। तो 5 रुकनी लार्जर बेंच जब बनेगा, कल की हियरिंग में उसके ऊपर दलाइल ज़रूर होंगे मुख्तसर, लेकिन उसके बाद फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी क्योंकि लॉ मौजूद है, लॉ जब तक है तो उसके ऊपर अमल दरामद की पाबंद होती हैं तमाम अदालतें भी और हर शहरी भी।
इसलिए वो लार्जर बेंच एक कल बनाया जाएगा। कभी इम्कान है कि वो कल ही बन के शायद समाज शुरू कर दे, नहीं तो अगले किसी वीक में उसकी समाज ज़रूर होगी। लार्जर बेंच अब उसमें बनेगा, कल की समाज ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि लार्जर बेंच के ऊपर ही बात होनी है। लार्जर बेंच जब बन जाएगा, 2 जजेज इसमें मजीद ऐड होंगे इसी 3 रुकनी बेंच के अंदर। वो कौन होंगे? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है, दस्तयाबी दे के किसको ऐड करते हैं। फिर वो 5 रुकनी बेंच असर नो समात करेगा इस रिव्यू केस की। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम जो हवाला जात हैं उनके पास, जो तमाम अपने इशूज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, वफाकी हुकूमत रखेगी और सियासी जमातों में से जैसे मुस्लिम लीग काफ ने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है और दीगर कोई जमात अगर अपना जवाब जमा कराना चाहेगी, कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहेगी, वो अपने मुतालबात और अपने जो इस्तदा है वो 5 रुकनी बेंच के सामने रखेगी। मामला अभी लंबा है कि अभी बेंच ने बनना है, फिर छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस का मामला हैं, फिर चीज़ें आगे चलनी हैं, फिर जवाबात हैं तमाम फरीकैन के, तो फिर अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी ये केस जो है वो तूल पकड़ गया है समझिए। नहीं मुदस्सिर, इतना दिल्ली दूर नहीं है क्योंकि लार्जर बेंच जब बन गया तो फिर जो इतलात आ रही हैं वही आ रही हैं कि इस तरह 2 से 3 हियरिंग्स के अंदर ये काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इतना ज़्यादा तवील शायद ना चले क्योंकि लार्जर बेंच का इकट्ठा होना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर छुट्टियों के अंदर। तो जब वो बेंच बैठेगा उसकी कोशिश होगी कि वो 2 से 2.5 घंटे हियरिंग करके कम से कम एक साइड के दलाइल एक समात के अंदर लाजमी मुकम्मल कर ले, ताकि फिर जो रिव्यू के ऊपर मामला है उसको देखा जा सके कि दूसरा फरीक यानी तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। एक आध हेयरिंग में उनको सुना जाएगा जिसके बाद फिर अदालत अपने नतीजे पर पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम 2 समातें एक्सपेक्ट की जा रही हैं जब लार्जर बेंच बनने के बाद, इससे ज़्यादा लंबा शायद काम ना जाए, इससे ज़्यादा शायद ना हो पाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका भी, और इमरान वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ बात करेंगे हम इकनॉमिक सूरत हाल के हवाले से, और बजट में वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त कोशा नज़र आ रही है। और ज़राए बता रहे हैं कि ज़राए आमद व रफ्त में सबसे पहला नाम जो पेट्रोल का आता है, तो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, और साथ ही घरेलू सार्फिन को RLNG की फराहमी के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अवामी ख़रीदारी के मराकज़ यानी यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। सार्फिन को RLNG फराहम करने के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ है। बजट में पाक अरब पाइपलाइन के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। PSO प्राइस क्लेम के लिए 11 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्तस है। इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है, जबकि मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्ज मुआफ़ करने के लिए 7 अरब रुपए की सब्सिडी। बजट में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो गंदम की फराहमी के लिए 10.5 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। बजट में रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़ की गई है। गंदम की फराहमी के लिए भी इस तरह पॉस्को को 10 अरब रुपए की सब्सिडी है। ये सब्सिडी का एक बड़ा लंबा चौड़ा पूरा एक हुकूमत इक़दामात कर रही है, जिसके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी के लिए चीज़ आसान हो, लेकिन ये जब सब्सिडी दी जाएगी तो हुकूमत पर जिस किस्म का बोझ पड़ेगा मईशत पर, वो क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हुकूमत ने बहरहाल एक लंबी चौड़ी तफसील है जो अभी बात हो रही है कि सब्सिडी की सूरत में आ रही है। ये सर सब्सिडी आती है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ कीमतें कम होंगी, सूरत हाल कुछ बेहतर होगी एक आम आदमी के लिए। इकॉनमी पर क्या बात होगी, हम उस पर फिर बाद में बात करते हैं कि आम आदमी को वाकई इस सब्सिडी से कोई फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, जब तक तो बात है टारगेटेड सब्सिडी की जो BISP के प्रोग्राम में आती है जी, वो तो बिल्कुल वाजिब है। लेकिन दूसरी सब्सिडीज जो हैं उसका अगर हम कहें कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। देखिए, इस वक्त खुराक की कीमतें जो हमें हुकूमत अपने अदाद शुमार बताती है वो तकरीबन 52% पिछले एक साल में जो है वो 52% इंक्रीज उसमें आ गई जी। तो उसमें अगर हम सोच रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी,
उसका नतीजा ये निकला है कि लगभग 10 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं वो शराय गुर्बत से नीचे चले गए हैं। उसमें अगर आप कुछ सब्सिडी डाल दें तो आप सोचिए कि आटे में नमक के बराबर मामला हो। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो सब्सिडीज़ जो आप बात करें, बिसिप का तो चलें एक मामला हैं वो चल रहे हैं, तो फिर ये जो लंबी चौड़ी सब्सिडीज़ का ऐलान हो रहा है, इसका फिर इम्पैक्ट अगले आने वाली हुकूमत या अगले आने वाले बजट में फिर वो किस तरह से आएगा? क्योंकि हम इतनी लंबी चौड़ी सब्सिडीज़ पहले ही दे रहे हैं, तो आगे IMF के साथ मुज़ाकरात भी हमने कर रहे हैं। जी, IMF हमेशा से ये कहता है कि टारगेटेड सब्सिडी से उसको कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, इसमें शक की बात नहीं कि इस साल का बजट जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग बजट होगा। बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए आदाद शुमार उसमें जो है वो दुरुस्त रखना और जो फाइनल कैलकुलेशंस हैं वो एक दूसरे से मिल जाए। उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इस साल का, रवां साल का अगर बजट आप देखें तो उसमें कोई 5,000 अरब विफाकी हुकूमत को बचता है सूबों को देने के बाद, और 5,000 अरब की तकरीबन कर्जों की अदायगी है। तो इस साल, रवां साल, ये सिचुएशन है कि वफाकी हुकूमत के पास कर्जों की अदायगी के बाद कुछ नहीं बचता। जो 600 अरब की सब्सिडीज हैं उसके लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जो 1,000 अरब की ग्रांट्स हैं उसके लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जो 1,500 अरब का डिफेंस का बजट है उसके लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, जो कहते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट जिसके लिए 550 अरब दरकार होते हैं, वो हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। अगले साल जो कर्जों की अदायगी की मद में मुख्तस की जाएगी रकम, वो कहा जा रहा है कोई 7,500 अरब की होगी। यानी कि जो 100% रेवेन्यू है माली साल का, रवा माली साल का, उसके लगभग हमारी कर्जों की अदायगी की रकम आ रही है अगले साल की। तो बजट बड़ा मुश्किल लग रहा है। जो 18वीं अमेंडमेंट है उसके होते हुए मुझे महसूस ये होता है कि बजट हवाई बजट होगा। फिगर्स हम अदाद शुमार जरूर ऐलान कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे मिनी बजट्स का सामना करना पड़ेगा। तो सर, ये तो फिर खासी मुश्किल सूरत हाल होगी। दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, IMF के मामलात हैं, वज़ीर आज़म के हवाले से ख़बर है कि तुर्की में ख़बर एजेंसी उन्होंने ये दिया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा माह तक ये मामलात हो जाएंगे हल, बड़े पुरुम्मीद हैं। एक जानिब ये कहा गया कि इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा, अगले अगस्त तक जाकर मामलात किए जाएंगे। तो सर, ये क्या है? IMF के बगैर अब हम हैं, अगली जो बजट है या अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम IMF की तरफ जाएंगे। सर, ये हकीकत क्या है? कुछ समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है नहीं जा रहे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसी महीने में उम्मीद है कि मामला तय हो जाएंगे। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो रवा माली साल है जून की 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, जी हाँ, उसमें जो हमारी अदायगियाँ हैं, बैरूनी अदायगियाँ, वो 3.7 अरब डॉलर की हैं, और स्टेट बैंक हमें बताता है कि उसके पास लगभग 4 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े हैं। तो अभी जून 30 तक तो जो रवा माली साल है उसमें हुकूमत सोच रही है कि उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जो अगला माली साल है उसमें कोई 22-23 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगी हमने करनी है, और मेरे ज़हन में IMF का कोई मुतबादिल नहीं है। हमने ये भी देख लिया है पिछले 5 या 6 महीनों में कि जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहा करते थे, या चीन हो, सऊदी अरेबिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, उन्होंने भी कहा कि IMF की छतरी के बगैर वो अपने इमदादी पैकेजेस जो हैं वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो एक वाहिद मालियाती इदारा है जिसके पास कहते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, और वो IMF है। तो पहले तो बाकी सारे मालियाती इदारे जो हैं वो IMF के ऊपर उनका इन्हिसार होता था। अब जो ममालिक हैं जो बायलैटरल एड देते हैं, जिसमें मैंने जैसे कहा सऊदी अरेबिया, चीन और UAE, उनका इन्हिसार भी IMF के ऊपर होने लगा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 5 सालों में कोई 6 वज़राए ख़जाना आए हैं, तब्दील हुए हैं, तो किसी को वक्त नहीं मिल रहा है कि वो अपनी पॉलिसी बना पाए, फिर उस पॉलिसी के ऊपर कहीं अमल दरामद हो पाए। और IMF के साथ लगभग आप सोचिए सारे ही वज़राए ख़जाना जितने भी आए हैं उनसे कोई प्रोग्राम तश्कील नहीं दिया जा रहा है, या तश्कील देने के बाद उसके अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मुश्किल क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा?
कि पिछले 10-11 महीनों से ये नई हुकूमत जब आई 13 माह हो गए, वो भी कह रहे थे हम बातचीत कर रहे हैं, पिछले वज़ीर ख़जाना को और बात कर रहे थे, अब वज़ीर ख़जाना को और बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं पा रहा है? ये सबसे बड़ी वजह मेरे ज़हन में ये आती है कि सियासी फैसले हमारे सियासी कायदीन लेते हैं, माशी फैसले जो हमारे सियासी कायदीन लेते हैं वो सियासी बुनियादों पर होते हैं। माशी फैसले किए जा रहे हैं लेकिन उनकी बुनियाद सियासी है और उसकी फिर एक बहुत बड़ी माशी कीमत पाकिस्तान की मईशत को और 24 करोड़ पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको चुकाना पड़ती है। आप देखिए कि फरवरी 2022, अगर आप याद कर रहे हैं, शायद 28 फरवरी की वो दिन था जब साबिक वज़ीर आज़म ने अचानक टीवी पे आके ऐलान कर दिया कि वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए फी लीटर की सब्सिडी देंगे। ये 28 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी को हमने $1 बिलियन की किस्त वसूल की थी IMF से, और जो ऐलान किया गया वो IMF से जो वादे किए गए थे उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो पैगाम ये जाता है कि वज़ीर ख़जाना आते हैं, IMF से वादा करते हैं, वादों के बाद जब किस्त वसूल कर ली जाती है फिर उन वादों की खिलाफ वर्जी कर दी जाती है। नई हुकूमत आती है 2022 के अंदर, और अक्टूबर 2022 में आपको याद होगा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान कर दिया कि वो मसनूई तरीके से रुपए की कदर को डॉलर के सामने मजबूत रखने का इरादा रखते हैं। ये भी वादा खिलाफी थी। इसकी नतीजे में मईशत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मार्च 2023 याद कर लीजिए, हुकूमत की तरफ से प्रपोजल आई थी कि 800 सीसी गाड़ियों पे सब्सिडी दी जाएगी। ये भी सियासी फैसला था, माशी बुनियाद इसकी नहीं थी। बिल्कुल, ये इस किस्म के जो सियासी फैसले और IMF के साथ खिलाफ वर्जियाँ, उसकी सूरत है कि आज हम भुगत भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब माहिर साथ मौजूद थे। और एक और ख़बर भी इस वक्त आपको बजट के हवाले से दें। खबर ये सामने आ रही है कि हुकूमत ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है और अब वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1150 अरब रुपए का होगा। उमर हयात हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। उमर, आगाह कीजिएगा, कितना हुकूमत और कितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में इजाफ़ा हो रहा है? जी उमर हयात, आप सुन सकते हैं। किया गया था जी पहले जो है वो 700 अरब रुपए तजवीज़ किया गया था वफाकी तरक्याती प्रोग्राम, और उसके बाद उसमें तब्दीली की गई, 900 अरब रुपए किया गया। लेकिन अब जो है 950 अरब और 950 अरब से जो है वो अब 200 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो ये वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो होगा अब 1150 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और हुकूमत की जानिब से पहले यह था कि 150 अरब रुपए से जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन अब ये 200 अरब कर दिया गया है। तो ये वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में इजाफा सामने आया। और इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि जो सूबों का तरक्याती बजट है वो 1559 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। और अब इसके साथ साथ जो टोटल डेवलपमेंट बजट है पाकिस्तान का वो 2709 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और जो इसमें ख़ास तौर पर जो अरकान असम्बली हैं उनके जो तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। और जो वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं, उनके लिए 485 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 61 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बजट है। इस दफ़ा सूबों के जो डेवलपमेंट बजट है उसमें कमी की गई है, लेकिन जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम है उसमें इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता साल जो है वो 727 अरब रुपए का कुल तरक्याती, जो रवा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम है वो 727 अरब रुपए का था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उमर हयात हमें तफसीलात से कर रहे थे। अब 2709 अरब रुपए का ये तरक्याती प्रोग्राम का बजट जो है वो इस बजट में शामिल होगा। बहरहाल खासा एक मुश्किल मामला है जिससे अब हुकूमत ने कैसे निपटना है। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ा मुश्किल मरहला है और वो है इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से माहौलियाती मामलात के ज़ेरे असर आया है। और पिछले चंद सालों में आपने देखा कि
बेमौसम की बारिशें भी हैं और उन खित्तों में जहाँ पर बहुत तेज़ बारिशें होती थी उनसे ज़्यादा ऐसे खुश्क साली के इलाके उनमें ज़्यादा बारिशें भी देखने में आई हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुल्लाह कादरी साहब, जियो साइंटिस्ट हैं। ओवरऑल क्या इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन में रह सकती है और जो हम इस सिचुएशन में है, क्योंकि एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि पाकिस्तान शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नजीब साहब, ये क्या मामला है कि ये इतनी ज़्यादा जो गर्मी है, जो शिद्दत है, वो हमारे इस वक्त हम बर्दाश्त करें, इसकी क्या बुनियादी वजूहात है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुजीब साहब, देखिए ये तो पिछले कई सालों से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ और हम देख भी रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं उस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि जो तब्दीली आ रही है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके अंदर जाहिर हमारा खित्ता भी उसमें शामिल है और यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी, बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि बेमौसम, तो अब वो बेमौसम नहीं है, अब असल में मौसम ही तब्दील हो रहा है। आप लास्ट टाइम भी देखें दो तीन सालों से बारिशें जल्दी हो रही, तो अब जो है मौसम यूँ बदल रहा है कि जाहिर बात है कि जो लेट बारिश होती थी तो हमारी फसलें सब तैयार हो जाती थी, लेकिन अब जाहिर बात है कि जब जल्दी हो रहा है, अब जो कुदरत का मामला है इसके अंदर हम आप तो दखल दे नहीं सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आप ऑलरेडी बारिशें हो चुकी हैं ऊपर नॉर्दर्न एरिया के अंदर, आप पंजाब में भी हो चुकी हैं, पश्चिम में भी हो चुकी हैं और बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा भी हो रही हैं और ये पिछले 2 साल से सिलसिला चल रहा है। और मैंने भी शायद ये कहा था लास्ट में आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये सिलसिला अब मुसलसल बढ़ेगा और ये बारिशें भी बढ़ेंगी, ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। हमें इसके लिए पूरे मुल्क को तैयार होना चाहिए, तमाम इदारों को तैयार होना चाहिए। जब इतनी बारिशें होंगी तो हम इसको किस तरीके से फेस करेंगे और आवाम को लास्ट हम किस तरीके से इसके अंदर जो है सहूलत फराहम कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी जो कराची था आपने देखा क्या सूरत हाल है ओवरऑल। हमारी तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कुछ बस तो ये हम आवाम तो असल में पिछले के लिए हो गए। एक तरफ तो हमारे पास बजट आने वाला है जो हमें पीछे का, बजट से पहले भी सूरत हाल हमारे साथ हो चुकी है और अब ये कुदरती मामला भी आ रहे हैं। अब इसमें हुकूमत जाहिर बात अपने हुकूमत बचाने में लगी होती है, आवाम को बचाने में नहीं लगती हुकूमत। मुजीब साहब, अभी इसका मतलब है इस साल फिर वैसे ही बारिशों की सूरत हाल होगी, अर्बन फ्लडिंग हमने पूरे मुल्क में देखी, खासतौर पर सिंध ये शायद ये पिछले ज्यादा हो जाए। अच्छा, ये इससे ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैंने आप लास्ट में भी कहा था कि क्योंकि ये मौसम पेरिफेरी जो है वो बदल गई है और पेरिफेरी का हमारा एरिया में शुमार हो गया है और गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, बादल भी ज्यादा वहां से उठ रहे हैं, समंदरों से तूफान भी आ रहे हैं, बारिशें भी आप देखेंगे आप ओले कितने गिर रहे हैं। ये बड़ा मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर ऐसा सिलसिला रहा तो हमारी तो फसलें भी तबाह होंगी और ज्यादा हमारे पास जो छोटे मोटे जहाँ मकान होते हैं वो भी बहुत मुतासिर होंगे। इसमें जरूरत इस बात की इसमें तो फिर ग़िज़ाई किल्लत के मामलात और ग़िज़ाई अजनास को जितना नुकसान पिछली बार हमने आ रहा हुआ है, अभी अगले आने वाले वक्त में भी होगा, तो ये किस तरह आप कह रहे थे तैयार होना चाहिए, कैसे तैयार होना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है कि इन चीज़ों से बचा जा सके? क्योंकि इतना तो माहौल को ख़राब करने में हमारा हाथ नहीं है जितना उसको हम भुगत रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है ये हुकूमत होती है, जो भी हुकूमत होती है जिम्मेदारी होती है कि हर चीज़ों का ख्याल करता है। जब मौसम तब्दील हो रहा है उसके लिहाज से चीज़ें डेवलप की जाती हैं, शहर को बचाया जाता है। अभी आप देखिए शहर आधे ज्यादा खुदा पड़ा है, अब खुदा से बारिशें हो गई हैं तो उसका हम बताइए कि कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे, आना जाना मुश्किल हो जाता है। मैं फिर ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि जरा सा तवज्जो फरमाइए किस तरफ पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान करना है, ये नहीं सिर्फ कराची में बात कर रहा हूँ, ये ऑल ओवर पाकिस्तान में बात है। इस वक्त फसलें भी अगर मुतासिर होंगे बहुत ज्यादा तो हमारा अनाज की प्रॉब्लम भी पैदा हो जाएगी, तो इसको स्टोरेज करना पड़ेगा। जाहिर बात चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पर हुकूमत ने भरपूर तवज्जो देनी है, यानी जितनी वो हुकूमत चलाने में तवज्जो देती है हमें किसे चलानी है, ऐसी तवज्जो देनी है कि हमें अपने कौम को बचाना कैसे और कौम के साथ साथ जो हमारे खेती बाड़ी के मामला हैं या दीगर चीजें हैं उनको बचाना कैसे। ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है तब्दील हो रहा है। ये हमारे जो बजट आयरन देने वाले इस बजट में उन्होंने इस मामले में क्या रखा होगा, वरना इस पर बहुत बड़ी रकम चाहिए आपको सिर्फ इसमें डिफेंड करने के लिए कि अवाम नास को हम कहाँ किस तरीके से बचा सकते हैं। सही। अच्छा, ये बुनियादी वजूहात जो हैं वो हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं, बड़ी बेमौसम की बर्फबारी भी हो रही है, बारिशें भी हो रही हैं, इसकी सारी बुनियादी वजह क्या है? कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये सारी पूरी दुनिया में ये तो पिछले 10-12 साल से साइंटिस्ट जो हैं वो अलार्म किए हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बराबर पेशे मुहैया कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं,
हमने असल में तवज्जो नहीं दी है ना अभी तक। दुनिया में जहाँ जहाँ और ममालिक है उन्होंने तवज्जो दी है, उन्होंने लोगों को बचाया है, चीजों को बचाया है। हमारे उस ग्लोबल वार्मिंग से अभी कोई हमारे यहाँ हुकूमतों ने सबक नहीं हासिल किया है कि हमें हवा मनस कैसे बचाना है। और वो तो है, वो तो कुदरती चीज है। अब उस कुदरती चीज को कौन मतलब फेस करेगा? फेस की जाएगा ना, तो मुझे करना है। तो उसके एहतियात के लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसको कैसे करना है, रेस्क्यू करना है, ये इस पे काम शायद उस तरह हम नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया मुजीब हमारे साथ मौजूद थे, जियो साइंटिस्ट। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।